हेलो गाइज, वेलकम टू द माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। तो हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज लेकर चल रहे थे। उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले हम लोग इसका 11 पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करेंगे। ये एनसीईआरटी का सिंप्लीफाई वर्जन है, सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी का पॉइंट बाय पॉइंट जितना वो होते हैं उस थ्योरी का पॉइंट बाय पॉइंट बना कर दिया हुआ है इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। इसमें आपको बेसिक से चीज़ों को समझ में आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो इससे पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि कंटेंट 100% पूरा एनसीईआरटी का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट तथा एनिमल का यूज करते हुए बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल पदार्थों का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन के लिए जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। जीएमओ जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन लोग के इसके बारे में पढ़ना है पहले। फिर टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब बीटी कॉटन हो गया, फिर आरएनए इंटरफेरेंस, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, जीन थेरेपी, ये जितना जो है एथिकल यूज इशूज, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इससे थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, जैव सुधार, बेस्ट ट्रीटमेंट तथा एनर्जी प्रोडक्शन शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च हैं, ठीक है। पहला, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम के रूप में बेस्ट कैटलिस्ट का निर्माण करना। कैटलिस्ट के कार्य हेतु इंजीनियरिंग द्वारा ऑप्शनल कंडीशन का निर्माण करना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने में उपयोग करना, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य बायोटेक्नोलॉजी का यूज स्पेशली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के क्षेत्र में ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को सुधारने किस प्रकार कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए मेन टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम 3 ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसा जो हम आपको पहले बताया था, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड सप्लाई में 3 गुना वृद्धि में सफलता मिलने के पश्चात भी ह्यूमन की बढ़ती पॉपुलेशन का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ के कारण है, जबकि हम उत्पादन का मुख्य कारण बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस तथा एग्रोकेमिकल का यूज करते हैं। एग्रोकेमिकल मीन्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स से। हालांकि डेवलपिंग वर्ल्ड में किसानों के लिए एग्रोकेमिकल काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं तथा कन्वेंशनल ब्रीडिंग का उपयोग करके एग्जिस्टिंग वेराइटी के साथ उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है जिससे जेनेटिक्स की जानकारी का यूज करते हुए फार्मर्स अपने खेतों में मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकें? तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा फर्टिलाइजर और केमिकल का उपयोग मिनिमम किया जाए तथा उसके द्वारा इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले हार्मफुल इफेक्ट से कम किया जा सके? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करके इस समस्या का संभावित हल है। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करके जो ऊपर जो बोल रहे इन समस्याओं का हल है, ठीक है, संभावित हल। ऐसे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी तथा एनिमल जिनके जीन को मैनिपुलेशन के द्वारा अल्टर किया गया है, वे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाते हैं, ठीक है। जीएमओ क्या हो गया? प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल के जीन को मैनिपुलेशन के द्वारा अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, वे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाते हैं, ठीक है। जीएमओ का कई प्रकार से लाभदायक है, ठीक है। जैसे पहला देखिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, डॉट, साल्ट, हीट के प्रति
और अधिक टॉलरेंट क्रॉप का निर्माण करना, ठीक है, पहला है। दूसरा है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में सहायता करना, प्लांट में मिनरल यूजेज की क्षमता को बढ़ाना, यह सॉइल फर्टिलिटी को जल्द समाप्त होने से बचाता है। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, उदाहरण के लिए गोल्डन राइस, विटामिन ए से भरपूर राइस का निर्माण करना, ठीक है। इन यूजेज के अलावा जीएम का प्रयोग, जेनेटिक मॉडिफाई का प्रयोग ट्रेलर मेड प्लांट को क्रिएट करने में होता है, जिनसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के रूप में इंडस्ट्रीज में स्टार्चेज, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल की सप्लाई की जाती है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। वह पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का निर्माण करते हैं, जिससे यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम हो जाती है। बीटी टॉक्सिन का निर्माण बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस इन शॉर्ट बीटी नामक बैक्टीरियम से किया जाता है। बीटी कॉटन का किससे किया जाता है? बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस इन शॉर्ट बीटी नामक बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। बीटी टॉक्सिन जीन बैक्टीरियल जीन की क्लोनिंग से बनाया जाता है तथा यह जीन पौधे में एक्सप्रेस होकर उन्हें इंसेक्टिसाइड्स उपयोग किए बिना इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट बनाता है। इस प्रकार बायोपेस्टिसाइड्स का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन, ठीक। अब बीटी कॉटन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस कुछ किस्में ऐसी प्रोटीन्स पैदा करती है, कुछ किस्में ऐसी प्रोटीन पैदा करती है जो कुछ इंसेक्ट जैसे लिपिडोपैटर्न्स, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कोलियोपैटर्न्स मतलब बेटल्स तथा डाई पैटर्न्स फ्लाई मॉस्किटो के मारने में सहायक है, ठीक है। मतलब बीटी कॉटन जो है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस कुछ किस्में स्ट्रेन जो प्रोटीन पैदा करती हैं जो कुछ इंसेक्ट जैसे टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, बीटल्स, उसका फ्लाई मॉस्किटो को मारने में सहायक है। बीटी थ्यूरेंजेनेसिस अपनी ग्रोथ की पार्टिकुलर फेज में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करती है। इन क्रिस्टल में टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन उपस्थित रहता है। यह टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं मारता? अब पूछ रहा है कि जब ये मतलब इसमें इंसेक्टिसाइड रहता है तो ये बैसिलस को क्यों नहीं मारता जिससे ये बनता है? एक्चुअली यह बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन्स के रूप में होती है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे इनएक्टिव टॉक्सिन को खाता है, इससे क्रिस्टल आंत में अल्कलाइन पीएच के कारण घुलकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स उसमें जो होता है उसमें इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको लेता है तो वो उसके आंत में क्रिस्टलाइन मतलब आंत के अल्कलाइन पीएच के कारण घुलकर एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिड गट की इपिथेलियल सेल की सरफेस से बाइंड होकर उस पर पोर्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण सेल्स फूलकर फट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इस स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से निकालकर कई क्रॉप जैसे कॉटन में मिलाया जा चुका है। जीन की चॉइस फसल तथा टारगेट पेस्ट पर डेवलप डिपेंड करती है, जबकि अधिकतर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। जैसे टॉक्सिन CRY1AC नामक जीन द्वारा कोडेड होते हैं, जिसे क्राई कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल जो प्रोटीन जीन CRY1AC व CRY2AB द्वारा कोडेड होती है वो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करती है तथा CRY1AB कॉर्न बोरेर को कंट्रोल करती है। जैसे देखिए जो प्रोटीन जीन CRY1AC और CRY2AB ये करती हैं, ये किसको करती है? कॉटन बॉलवर्म। बॉलवर्म, ठीक है। और CRY1AB ये करते हैं कॉर्न बोरेर। ठीक है। CRY1AC और CRY1AB कॉटन बॉलवर्म और CRY1AB कॉर्न बोरेर करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए ये जो A है और ये B है।
डिस्ट्रॉय बाय बॉल वर्म, और ये फुली नेचर कॉटन बॉल। ठीक है, ये देखिए ये डिस्ट्रॉय हो गया और ये क्या हो गया, कॉटन बॉल जीएम हो गया, मॉडिफाई हुआ है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, बहुत सारे नेमेटोड्स मानव सहित एनिमल तथा प्लांट के कई वैरायटी पर पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, एक नेमेटोड्स मिलियोडिजिनी इनकॉग्निटा तंबाकू के प्लांट की रूट को इन्फेक्ट कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। उपरोक्त इन्फेस्टेशन को रोकथाम के लिए एक नोवेल स्ट्रेटजी को एडप्ट किया गया है, जो कि आरएनए इंटरफेरेंस आरएनआई प्रोसेस पर बेस्ड है। आरएनआई इंटरफेरेंस की प्रोसेस पर बेस्ड है। आरएनआई सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है। ठीक है, इस मेथड में स्पेसिफिक एमआरएनए की स्लाइसिंग होती है, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल उस एमआरएनए के साथ बाइंड होकर ट्रांसलेशन को रोक देता है। रोकना को क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग। इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के सोर्स इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले आरएनए जीनोम या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन के रिप्लिकेशन के बाद बनने वाले इंटरमीडिएट आरएनए है। मतलब समझे, ट्रांसपोजन किसको बोलेंगे, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके नेमेटोड्स स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। डीएनए को इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वह होस्ट सेल में सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाते हैं और इसके लिए नेमेटोड्स के स्पेसिफिक एमआरएनए पर निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट में स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए के एक्सप्रेशन के कारण सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसे यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए आरएनए का क्या करता है, आरएनए हम आपको बता देते हैं। इसका आरएनए इंटरफेरेंस जो है, देखिए ये क्या करता है, पहले डीएनए, ठीक है, नेमेटोड्स का हो गया। ठीक है, नेमेटोड, उसके बाद एमआरएनए, यहाँ से प्रोटीन, और ये इन्फेक्शन। और ये जो एमआरएनए है, इफ this RNA will be silenced, there will be no disease. समझे, देखिए आरएनए नेमेटोड का है, फिर एमआरएनए बनाया, फिर उससे प्रोटीन बनाया, और ये क्या हो गया, इन्फेक्शन। और अगर ये जो एमआरएनए है यहाँ अगर साइलेंसिंग कर देंगे, मीन्स कि यहाँ रोक देंगे हम उसका रिप्लिकेशन, तो फिर वो क्या बनेगा, नो डिजीज उसमें हो जाएगा, डिजीज नो उसमें कोज नहीं होगा। अब आप ये समझिए, इस प्रकार ट्रांसजेनिक एलिमेंट पैरासाइट से अपनी सुरक्षा करते हैं। यही ऊपर मैंने बताया। आप ये सोच सकते हैं कि फिर ये रोकेंगे कैसे, ठीक है, तो वो आगे देखेंगे। इसमें नहीं, अच्छा रोकने का ही बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, कैसे उसको मतलब रोकेंगे, साइलेंस्ड कैसे करेंगे, तो जो है इसको कैसे करेंगे। देखिए नेमेटोड का स्पेसिफिक जीन लेंगे, स्पेसिफिक जीन लिए, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे टोबैको प्लांट में, इंट्रोड्यूस इन टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ से डीएनए, फिर ये आरएनए, ऊपर जो मैंने बताया आपको आरएनए। अब यहाँ से क्या करेगा, आरएनए का दो गो, एक एंटी
सेंस एगो सॉरी एगो सेंस दो हो एक सेंस एक एंटी सेंस। ठीक, अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा will silence the RNA nematode नो ट्रांसलेशन ठीक, अब ये क्या बनेगा, यहाँ से mRNA यहाँ से DNA नेमेटोड का ठीक, अब इसे नेमेटोड अटैक जो ऊपर जो आप पढ़े हैं वही चीज़ है। वैसे देखिए यहाँ पे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करेगा टोबैको का प्लांट में, टोबैको का, फिर DNA उसका सेंस एंटी सेंस होगा। ठीक, यहाँ से क्या करेगा, बिल साइलेंस द RNA नेमेटोड्स इन नो ट्रांसलेशन, यहाँ रुक गया। फिर ये यहाँ से आ जाएगी, देखिए नेमेटोड अटैक करेगा DNA नेमेटोड पे, फिर उसका mRNA। ठीक, ये mRNA हो गया, यहाँ ट्रांजेक्शन रोक देगा, ये RNA है, ये अटैक किया हुआ है तो यहाँ रोक देंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, यही है मतलब RNA इंटरफेरेंस का मतलब मीन्स आप वो ट्रांसलेशन रोक देता है, उसका कॉपी बनाना नहीं, वो बंद कर देता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन देख लीजिए, इसके क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सेफ तथा अधिक प्रभावी थेराप्यूटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में संभव है। ऐसा पाया गया है कि रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक के माध्यम से ऐसे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा नहीं होते हैं, जैसे कि उसे प्रोडक्ट को नॉन ह्यूमन सोर्स से आइसोलेट करने पर सामान्यतः पाए जाते हैं। आज तक पूरे विश्व में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव किया जा चुका है। वर्तमान में भारत में 12 को बेचा जाता है। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाई इंजीनियरिंग इंसुलिन है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन। ठीक, एडल्ट में होने वाला डायबिटीज़ का मैनेजमेंट का एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। ह्यूमन इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर डायबिटिक पेशेंट क्या करेंगे? अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि एक दूसरे एनिमल से इंसुलिन आइसोलेट करके यूज में लाना होगा। क्या दूसरे एनिमल के आइसोलेटेड इंसुलिन मनुष्य बॉडी में इफेक्टिव है तथा उसका ह्यूमन बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ सकता है? तो आइए उसके नीचे हम लोग जानते हैं। आप कल्पना वही चीज़ बता रहा है, छोड़िए। आप कल्पना करें कि अगर कोई जीवाणु ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही सारी प्रोसेस सिंपल हो जाएगी। आप आसानी से बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करके अपनी आवश्यकता अनुसार इंसुलिन बना सकते हैं। सोचिए, क्या इंसुलिन डायबिटिक लोगों को ओरली दिया जा सकता है या नहीं, और क्यों? तो ये नहीं, क्योंकि यह एक प्रोटीन हार्मोन है जो गट के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसे डाइजेस्ट कर देते हैं। सही बात है, उसको वो अगर जाएगा तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। पहले डायबिटीज के में यूज होने वाले इंसुलिन कैटल और पिग को मारकर उसके पैंक्रियाज से निकाला जाता था। एनिमल सोर्स से प्राप्त इंसुलिन से कुछ पेशेंट में एलर्जी या फॉरेन प्रोटीन के प्रति दूसरे टाइप की रिएक्शन होने लगती थी। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, चेन ए तथा चेन बी, जो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन किसके द्वारा होती है? इंसुलिन 2 चैन जुड़ा होता है, चैन ए, चैन बी। ये किसके द्वारा है? डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज
ठीक। मैमल जैसे ह्यूमन में इंसुलिन प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसिस होता है, जिससे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। प्रो एंजाइम की तरह प्रो हार्मोन को भी फुल मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बनने के पहले प्रोसेस संसाधित होने की आवश्यकता होती है। यह सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, जो मैच्योरेशन के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका मतलब होता है, प्रयोग करते इंसुलिन के उत्पादन के मुख्य चैलेंज यह है कि इसमें एकत्रित कर मैच्योर रूप में तैयार किया जाता है। 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली ने ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए तथा चेन बी के अनुरूप कोरस्पॉन्डिंग 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार किए थे, जिन्हें ई कोलाई के प्लाज्मा में प्रवेश कराकर इंसुलिन चेन को प्रोड्यूस किया था। अलग अलग प्रोड्यूस होने वाली चेन ए चेन बी को निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी हम लोग पढ़ेंगे अब। ह्यूमन इंसुलिन समझ गए। देखिए ह्यूमन इंसुलिन क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या क्या होगा, इंसुलिन देना होगा। डायबिटीज मिलाइटस उसके कारण होता है, इंक्रीज अगर बढ़ जाता है तो ट्रीट डायबिटीज मिलाइटस वी नीड इंसुलिन। ठीक, एयरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉगटर कैटल एंड पिग एनिमल सोर्स होता था, किससे, कैटल और पिग से। एलर्जी रिएक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन और इन सम प्रोटीन, इसके लिए क्या किया गया, खुद से बनाया गया। अब क्या आ गया, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जैसे जो एम्ब्रियो या चाइल्ड होता है वो डिफेक्टिव जीन इसमें अगर यह हो गया तो उसको डिलीट करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, नॉर्मल जीन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। ठीक है, अब इस पढ़ते हैं इसको आगे। यदि एक पर्सन हेरिडिटी डिजीज़ के साथ पैदा हुआ है तो इस डिजीज़ को ठीक करने वाली कोई थेरेपी हो सकती है, तो इसे ठीक करने के लिए एक प्रयास जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में उन मेथड का सहयोग लेते हैं जिसके द्वारा किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में डायग्नोस हो चुके जीन डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। यह एक डिजीज़ के ट्रीट करने के लिए पर्सन की सेल तथा टिश्यू में जीन को इंसर्ट कर देते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट होने वाले सेल के ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल जीन के इंडिविजुअल या एम्ब्रियो में डिलीवरी करते हैं, जो नॉन फंक्शनल जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करते हैं। पहली जीन थेरेपी 1990 में एडिनोसाइन डायमिनेज एडीए की डिफिशियंसी से पीड़ित 4 साल की लड़की में की गई थी। क्या की थी, एडिनोसाइन डायमिनेज एडिनोसाइन डीएमिनेज की डिफिशियंसी से पीड़ित 4 साल की लड़की की गई थी फर्स्ट। यह एंजाइम इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए क्रूशल होता है। यह डिजॉर्डर एडिनोसाइन डीएमिनेज की जीन के डिलेशन के कारण होता है, ये जीन डिलीट हो जाता है। कुछ बच्चे में एडीए डिफिशियंसी का उपचार बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से होता है, अन्य में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है, जैसे पेशेंट को फंक्शनल एडीए इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में भी अप्रोचेज में समस्या यह है कि कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। जीन थेरेपी के पहले स्टेप के रूप में पेशेंट के ब्लड में लिम्फोसाइट निकाल के शरीर के बाहर कल्चर में ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, पेशेंट के बॉडी से लिम्फोसाइट निकालकर शरीर के बाहर कल्चर में ग्रो करते हैं। फंक्शनल एडीए से सीडीएनए रिट्राइवल वेक्टर का यूज करके इन लिम्फोसाइट में प्रवेश कराकर अंत में पेशेंट का शरीर वापस भेज दिया जाता है। मतलब शरीर के बाहर जो लिम्फोसाइट के निकाले उसमें फंक्शनल एडीए के सीडीएनए को प्रवेश कराकर फिर पेशेंट में भेज देते हैं। ये सेल इमॉर्टल अमर नहीं होती, इसलिए पेशेंट के समय समय पर ऐसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को डालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बार बार इसको करते हैं। एडीए प्रोड्यूस करने वाले जीन को मैरो सेल से आइसोलेट करके ईयरली एम्ब्रियोनिक स्टेज वाली सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो यह एक परमानेंट क्यूरी हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम लोग जीन थेरेपी पढ़ ली। जीन थेरेपी में क्या करते हैं, फर्स्ट मतलब एडीए जो हुआ था, फर्स्ट क्लिनिकल केस कौन हुआ था, एडीए डिफिशियंसी 4 साल की लड़की के साथ हुआ था, एडिनोसाइन डीएमिनेज। ठीक है, अब ये होता है क्रूशल फॉर इम्यून सिस्टम। ठीक, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, वो है लेकिन कम्प्लीटली नहीं है। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे देखिए पहले ब्लड पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें लिम्फोसाइट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर उस लिम्फोसाइट में एडीए का सीडीएनए फंक्शनल जीन जो होता है उसमें ऐड करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा, और फिर उसके बाद उस जो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट के द्वारा जो बनता है उसको हम पेशेंट के ब्लड में फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल, ठीक है, लिम्फोसाइट डाई हो जाता है, जीन फिनिश हो जाता है, फिर उसके लिए बार बार करते हैं। पेशेंट रिक्वायर इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट अगेन एंड अगेन। हाउएवर इफ फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस इन बोन मैरो एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑल द लिम्फेटिक सेल फॉर्म इन नॉर्मल विथ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल जीन, ठीक है। अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम भेज देते हैं तो वो क्या होते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि किसी डिजीज़ की इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उस समय से पहले डायग्नोसिस और पैथोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब क्या क्या उसमें फाइंडिंग हुआ। डायग्नोसिस के लिए कन्वेंशनल मेथड का यूज करते हैं, जैसे सीरम या यूरिन आदि के एनालिसिस समय से डिटेक्ट होना पाना संभव नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसी और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा जैसे कुछ टेक्निक ईयरली डायग्नोसिस को पर्पज से सहयोग करती है। सामान्यतः बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि जैसे पैथोजन की प्रेजेंस का केवल तभी अनुमान लगाया जाता है जब पैथोजन डिजीज के सिम्टम उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ समय तक बॉडी में पैथोजन का कंसंट्रेशन पहले से ही बहुत अधिक हो चुका होता है। बैक्टीरिया या वायरस के बहुत कम कंसंट्रेशन पर उस समय जब डिजीज के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, पीसीआर के द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके पहचाना जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि पीसीआर द्वारा डीएनए के बहुत कम अमाउंट की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है, पॉलीमरेज उसका कॉपी बनाकर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब होता है कि उसका एक कॉपी से बहुत सारा कॉपी बनाते हैं। अब पीसीआर का यूज करके सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट की पहचान करना सामान्य हो चुका है। इसका उपयोग सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट के जीन के होने वाले मैचुरेशन का पता लगाने में भी किया जाता है। यह एक पावरफुल टेक्निक है जिसका उपयोग कई अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान करने में भी होता है। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए से एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब जोड़कर सेल की क्लोन में अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं। बाद में ऑटोबायोग्राफी का यूज करके इन्हें पहचाना जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी के रूप में इसके यूज करके इसको पहचाना जाता है। मतलब क्या होता है यहाँ समझे, रेडियो और एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब बोलते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल को, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब। अतः कोलोन जैसे जिनमें मैच्योर जीन उपस्थित होते हैं वह फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोब के पास म्यूटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री उपस्थित नहीं होता है। एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। एलिसा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसी पैथोजन के द्वारा इन्फेक्शन को एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीनिटीज की उपस्थिति या पैथोजन के विरुद्ध बनाई गई एंटीबॉडी के द्वारा पहचाना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एलिमेंट। हम निकालने मतलब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बातें हैं और पूरा वो है, इनफ है। अब इसमें क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल में वो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन के द्वारा एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन लगा होता है जो एक्सप्रेस भी करता है, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जैसे देखिए ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काऊ तथा फिश को प्रोड्यूस किया जा चुका है, जबकि उपस्थिति सभी ट्रांसजेनिक एनिमल में 95% से अधिक माइस है। मतलब जितना किया गया उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, माइस है। इस तरह के एनिमल को क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह के मॉडिफिकेशन में क्यों बेनिफिट हो सकता है। अब कुछ कॉमन रीजन को पता करते हैं। जैसे पहले देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है जिससे आप इस बात का अध्ययन हो सके कि जीन कैसे रेगुलेट होते हैं तथा वो किस प्रकार बॉडी के डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे ग्रोथ में इन्वॉल्व होने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर में इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर की स्टडी करना, दूसरे स्पीशीज के जीन और इंट्रोड्यूस करने की इस फैक्टर को बनाने में बदलाव पैदा करता है। इस बदलाव से होने वाले बायोलॉजिकल इफेक्ट की स्टडी की जाती है तथा शरीर में फैक्टर के बायोलॉजिकल रोल के बारे में सूचना प्राप्त होती है। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज। कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है जिससे हमारी जानकारी डिजीज के डेवलपमेंट में जीन के योगदान के बारे में पढ़ सके। ह्यूमन डिजीज के मॉडल के रूप में प्रयोग होने के लिए ये स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि डिजीज के नए ट्रीटमेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सके। आजकल के समय ह्यूमन डिजीज जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिउमाटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल उपस्थित हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कुछ ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता होती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनी होती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को बनाना अक्सर एक्सपेंसिव होता है। यूजफुल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट उत्पन्न करने वाले ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए इसमें डीएनए के पार्ट या जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं।
ये पार्ट जीन पार्टिकुलर प्रोडक्ट के निर्माण में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल से ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन का उपयोग करके इम्फीसीमा को ट्रीटमेंट में होता है, इम्फीसीमा का ट्रीटमेंट में होता है। इस प्रकार फ्लैनकिटोनुरिया का सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया गया है। फ्लैनकिटोनुरिया तथा सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी किया गया है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय रोजी से ह्यूमन प्रोटीन युक्त मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस किया जा गया है। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन मिलता है जो ह्यूमन बेबेज के न्यूट्रिशनली अधिक बैलेंस होता है, न्यूट्रिशनली अधिक बैलेंस्ड होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन उसे मिलता है। ये नेचुरल काउ मिल्क में नहीं मिलता है, जो नेचुरल काउ मिल्क में नहीं मिलता है। रोजी एक है ट्रांसजेनिक 1997 में मिला था, जो ह्यूमन प्रोटीन युक्त मिल्क उसमें मिलता था। ठीक है। पहला वैक्सीन सेफ्टी। मनुष्य का प्रयोग करने से पहले वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस के डेवलप किया गया है। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस का प्रयोग किया जा चुका है। यदि प्रयोग सक्सेसफुल तथा रिलायबल पाया जाता है तो वैक्सीन के बैचेज की सेफ्टी के टेस्ट करने के लिए मंकी के स्थान पर ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग किया जा सकेगा। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग यह टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग कहलाता है। यह वही मेथड है जो ड्रग की टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो इन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति अधिक सेंसिटिव बना देते हैं, जबकि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल को टॉक्सिक सब्सटेंस के संपर्क लाने के बाद पड़ने वाले इफेक्ट की स्टडी की जाती है। इस प्रकार के एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करने के लिए रिजल्ट कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या होगा, एथिकल इशू हम लोग पढ़ते हैं लास्ट। देखिए आप क्या पढ़े हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स यही पढ़े, स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेट एंड हाउ दे इफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर। ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी यूजिंग ट्रांसजेनिक माइस पोलियो वायरस के द्वारा हुआ था। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग टॉक्सिसिटी के लिए और सेफ्टी टेस्टिंग के लिए होता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन यूज्ड टू ट्रीट इम्फीसीमा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट emphysema. ठीक है। रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क बिकॉज मिल्क कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन। ठीक है। अब एथिकल इशू। ह्यूमन रेस द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना रेगुलेशन के और अधिक मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। सभी ह्यूमन एक्टिविटी के आचरण को इवेल्यूट करने के लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। ह्यूमन एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ सहायक या नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे इशू में मोरलिटी से उनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तब अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट निकल सकते हैं जब ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो जीएम रिसर्च से संबंधित कार्यों की वैलिडिटी तथा पब्लिक सर्विस के लिए जीएम ऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन की सेफ्टी आदि के बारे में निर्णय लेंगे। पब्लिक सर्विस जैसे कि फूड और मेडिकल सोर्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉडिफिकेशन या यूजेज से इनके ग्रांटेड प्रोटीन के साथ भी समस्या पैदा होते हैं। पब्लिक में इस बात को लेकर नाराजगी है कुछ कंपनी जेनेटिक मटेरियल प्लांट व अन्य बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग करके बनने वाले प्रोडक्ट व टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले डेवलप तथा आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इन्हें किसी स्पेसिफिक कंट्री के फार्मर्स तथा मूल निवासी यूज कर रहे हैं। राइस का एक महत्वपूर्ण फूड ग्रेन है जिसका वर्णन 1000 वर्ष पहले एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री में मिलता है। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में राइस की 2 लाख वैरायटी पाई जाती है। भारत में राइस की डाइवर्सिटी विश्व में सबसे रिचेस्ट डाइवर्सिटी में से एक है। बासमती राइस अपने सुगंध, एरोमा तथा फ्लेवर के लिए मशहूर है। इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज भारत में उगाई जाती है। प्राचीन ग्रंथ एंशिएंट टेक्स्ट लोक साहित्य
तथा कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे पता चलता है कि इसे सेंचुरी में उगाया जाता है, इसे कई सेंचुरी से उगाया जाता है। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर यूएस पेटेंट तथा ट्रेडमार्क ऑफिस तथा पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये क्या करते हैं अमेरिका वाले, ये क्या किए थे, 1997 में आए थे और यहाँ से जैसे हम लोग का जो बासमती राइस है वो कितना ग्रंथ में, कितना लोकगीत में सबसे पहले बहुत सालों से उगाया जाता है। तो वो क्या किए, अब यहाँ के बासमती राइस को ले जाके अपने यहाँ से वो क्रॉस करवा के न्यूज बना के और सेम बासमती राइस बना के वो पेटेंट करवा लिए। अब क्या हो गया, पेटेंट अब वो करवाएंगे तो वो अब कहीं बिकेगा, तो वो बासमती का क्या हो गया, वो ट्रेडमार्क ऑफिस मतलब वो पेटेंट ले लिए। अब कुछ भी होगा तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे सब कुछ पता किया जाएगा, उसके बाद ही आप बासमती का प्रॉपर आप यूज कर सकते हैं। तो पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस तथा पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इस कंपनी इस बासमती की नई वैरायटी को यूएस और एब्रॉड में बेच सकते हैं। अब पहले अगर भारत इसका पेटेंट लिया जाता तो वो यूएस में नहीं बेच सकते थे, भारत से पहले उसको लेना पड़ता। बासमती की यह नई वैरायटी वास्तव में इंडियन फार्मर की वैरायटी से विकसित की गई थी, वही मैंने आपको बताया। इंडियन बासमती की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के साथ क्रॉस कराकर एक नए इन्वेंशन खोज या नोवेलिटी को क्लेम किया गया था। पेटेंट में लागू होने के बाद इसके तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती राइस को बेचना प्रतिबंधित हो सकता था। इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जैसे टर्मरिक, नीम पर आधारित ऐसे अनेक यूजेज प्रोडक्ट और प्रोसेस को भी पेटेंट कराने की अनेक कोशिश की गई थी। ठीक है, अगर हम जागरूक नहीं होंगे और इन पेटेंट एप्लीकेशन को तुरंत विरोध नहीं करेंगे तो दूसरे कंट्री या हमारे इंडिविजुअल हमारी रिच लेगेसी का लाभ उठाएंगे, जब हमसे कुछ न कुछ कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी तथा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी कंट्री या उससे संबंधित लोगों के बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन तथा कॉम्पनसेटरी पेमेंट के बिना बायो रिसोर्सेज का यूज करना बायोप्रेसी कहलाता है। बायोप्रेसी किसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी तथा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी कंट्री या उससे संबंधित लोगों से बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन तथा कॉम्पनसेटरी पेमेंट के बिना बायो रिसोर्स का यूज करना बायोप्रेसी कहलाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशनल आर्थिक रूप से काफ़ी रिच हैं, लेकिन उनमें बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की काफ़ी कमी है। इसके विपरीत डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड बायो रिसोर्सेज से संबंधित ट्रेडिशनल नॉलेज तथा बायोडाइवर्सिटी में रिच है। बायो रिसर्च संबंधित ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न एप्लीकेशन में डेवलप करने में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इन कमर्शलाइजेशन के दौरान प्रयोग होने वाले समय, शक्ति और खर्चों को बचाया जा सकता है। डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच इनजस्टिस, इनडिक्वेट कॉम्पनसेशन तथा बेनिफिट शेयरिंग के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके लिए कुछ नेशन अपने बायो रिसोर्सेज तथा ट्रेडिशनल नॉलेज के ऑथराइजेशन एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने हाल ही में इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है और ऐसे मुद्दों को कंसीडर करेगा जिसमें पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस तथा रिसर्च में डेवलपिंग इनिशिएटिव शामिल है। तो वो मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, इतकल में क्या है, जैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हुआ था, वो मेक डिसीजन क्या लेंगे, वैलिडिटी ऑफ जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूस जीएम ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन। उसके बाद राइस, इंडिया में 2 लाख से प्लस वैरायटी है। बासमती राइस वैरायटी का है। 1997 में क्या हुआ था, अमेरिकन कंपनी ने गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यूजिंग समथिंग दन टर्मरिक नीम। वही सही वो क्या करना चाह रहा था, नीम और टर्मरिक के साथ भी। टर्मरिक जैसे हल्दी हम लोग का कितना हम लोग के एंसेस्टर हैं जो वो लोग भी यूज करते थे, कोई घाव हो गया, कुछ हो गया तो उस पर हल्दी लगाना, मतलब कितना पुरानों में दिखाया गया है, पढ़ाया गया है रामायण महाभारत में। ठीक है, बायोप्रेसी किसको बोलेंगे, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विथ कॉम्पनसेटरी पेमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।